चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध यानी कि इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध किसी धातु या अन्य किसी पदार्थ के द्वारा हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार हीटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो हीटिंग एलिमेंट में हीट उत्पन्न हो जाता है, वो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। यदि रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो हीट पैदा उसमें नहीं होगी। प्रतिरोध की इकाई यानी कि इसकी जो यूनिट है वो ओम है और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बड़ी अगर इकाई की अगर इसकी बात की जाए, बड़ी इकाइयों की अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी किलो ओम या मेगा ओम होती है। 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं और 1 मेगा ओम में 1 गुणा 10⁶ यानी कि 1 के ऊपर 6 जीरो आ जाएंगे ओम होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब रेजिस्टेंस हमने डेफिनेशन से पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखेंगे हम इसको, अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना चाहें तो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है, करंट वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कोई ये धातु है, इस धातु पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं जब इसके ऊपर ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है। जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया। अब विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बह रहे थे ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इनमें मूवमेंट होगी। इसको हमने लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने आपको। ये ड्रिफ्ट होता है। ये जो ड्रिफ्ट है, इस ड्रिफ्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव करते हैं। जब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव करेंगे, वास्तविक स्थिति से अपने से हटेंगे, तो उस स्थिति में इसके मार्ग में यहाँ पर या यहाँ पर कोई दूसरा एटम आ सकता है या कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उस इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका घर्षण होगा। जब पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र किसी सोर्स के लगने पर पैदा होता है या दिया जाता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्थिति, अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगने के कारण वो मूव होता है। तो इसके मार्ग में जो दूसरे एटम आते हैं, उन दूसरे एटम की वजह से टकराव हो जाता है। इसको हम कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन यानी कि टकराव। ये जो टकराव हो जाता है, इस टकराव के कारण दोस्तों यहाँ पर हीट पैदा होती है
और ये जितना ज़्यादा टकराव होता है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में जब कोई दूसरा एटम आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जब कोई दूसरा एटम आ जाता है तो हीट पैदा होती है। इसे ही हम दोस्तों रेजिस्टेंस कहते हैं। ये टकराव जितना ज़्यादा होता है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चालकता। चालकता यानी कि कंडक्टेंस। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के उल्टे मान को, प्रतिरोध के उल्टे मान को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के उल्टे मान को चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोध का उल्टा मान क्या होगा? अब देखो, चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो इकाई है वो भाई साइमन या क्या है, फिर मोह है। तो देखो, जी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो 1/r। आर की इकाई क्या पढ़ी दोस्तों अभी हमने? आर की इकाई पढ़ी हमने अभी ओम। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? 1/1 ओम। 1 ओम का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? 1 ओम का मतलब हो जाएगा मोह, या इसको बोल देते हैं हम साइमन। तो यह दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मान लीजिए अब अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी चालकता आपसे पूछ ली जाए। एक 10 ओम का प्रतिरोध है तो उसकी चालकता ज्ञात करो। तो चालकता ज्ञात करने के लिए यही रेजिस्टेंस की जगह हमने 10 लिख लिया, तो चालकता क्या होगा इसकी? 0.1 साइमन, ठीक है ना। 0.1 अंक के बाद में लग गया 0.1 साइमन, इसकी चालकता कहलाएगी। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ चुका होगा कि चालकता क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं प्रतिरोध के नियम के बारे में। प्रतिरोध का नियम क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। कहना क्या चाह रहा है ये नियम? कहना चाहता है कि R समानुपाती L और R विलोमानुपाती A। अब देखेंगे, अब इनको अगर एक साथ लिखें हम तो कैसे लिख सकते हैं? R बराबर L/A। अब हमने इसको बराबर लगा दिया है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका रो। तो R बराबर रो L/A। R क्या हो गया यहाँ पर? प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या बताई थी मैंने अभी? ओम। रो हो गया हमारा, रो हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसकी इकाई होती है ओम मीटर। और देखेंगे हम एल हो गई हमारी लंबाई। लंबाई किस में होती है भाई? मीटर में होती है। और ए हो गया हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि यह नियम होता क्या है? तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है तथा तार के कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। इस नियम को आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इसके सवाल करेंगे कि परीक्षा में इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अगर सामान्य क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए आपसे, अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि ये एल के समानुपाती है। अगर किसी तार, कोई मोटा तार है तो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा और पतले तार का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। वो हमको यहाँ से पता लगता है आर विलोमानुपाती ए। विलोमानुपाती ए का मतलब मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम,
पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इन दोनों में उल्टा संबंध है, इसे ही हम विलोमानुपात के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि R बराबर रो L बाई ए। ये रो अभी मैंने बताया था, रो क्या है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पर आपको एक समझना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए आप, कोई मटेरियल आपने लिया, ये कोई मटेरियल है, ये आपने ले लिया, तो इसको बनाने के लिए ये दोस्तों, इसके इस सरफेस पर हमने यहाँ एक तार लगा दिया और यहाँ एक तार लगा दिया, और यहाँ हमने एक एम्पीयर मीटर लगा दिया, यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ हमने एक बैटरी को लगा दिया। ठीक है जी। जिस धातु का आप विशिष्ट प्रतिरोध जानना चाहते हैं, उस धातु के टुकड़े को आपको यहाँ लगाना है, उस धातु को यहाँ पर आपको लगाना है, जिसकी डायमेंशन ये 1 मीटर होनी चाहिए, ये 1 मीटर होनी चाहिए, और ये भी 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के धातु के टुकड़े को आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग जोड़ना है। एक सरफेस पर इस पर जोड़ दिया, दूसरे सरफेस पर आपने इस पर जोड़ दिया उसे, तो क्या होगा, ये आपने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है। ठीक है जी। ये यहाँ पर एक्चुअली मिली वोल्ट मीटर होना चाहिए, बहुत कम वोल्टेज की यहाँ पर हमको आवश्यकता होगी। यहाँ मिली वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, और यहाँ पर हमने एम्पीयर मीटर लगा दिया दोस्तों। तो क्या होगा, जब हमने स्विच को ऑन किया तो इस बैटरी से इस मटेरियल में होकर के करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी। अब वो कितना करंट फ्लो करेगा ये एम्पीयर मीटर बताएगा। कितना वोल्टेज हमने यहाँ इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से सेट किया है वो इस वोल्ट मीटर के द्वारा बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसके रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। वो इसका जो रेजिस्टेंस जो आएगा वही इस मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो देखो रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसका R बराबर V/I। इस वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग है, यानी कि यहाँ से हमने कितना वोल्टेज सेट किया है वो इस वोल्ट मीटर के द्वारा बता दिया जाएगा, और यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है वो इस एम्पीयर मीटर के द्वारा बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस मटेरियल का रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। ये जो प्राप्त रेजिस्टेंस है यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ठीक है जी। अब विशिष्ट प्रतिरोध को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो R बराबर रो L बाई ए है, तो रो L बराबर R इंटू ए हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, रो निकालना है तो R इंटू ए डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी, ओम मैंने, और क्षेत्रफल की यूनिट इकाई, इसकी इकाई बताई थी मैंने मीटर स्क्वायर बताई थी। ठीक है जी। और L की इकाई बताई थी मीटर। तो यहाँ 1 मीटर और यहाँ पर मीटर गुणा मीटर 2 मीटर, तो ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया, ओम मीटर। इसकी जो इकाई है वो आपको याद रखनी है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या कहलाती है आपकी, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को दूसरे नाम से और जाना जाता है, इसका नाम है प्रतिरोधकता। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, जिस मटेरियल का आपको यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है इस हिसाब से उसको जोड़ देना है। तो मैं आपको कुछ मटेरियल के बारे में बता देता हूँ, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया और लोहा हो गया। ठीक है जी। सब में 0.0 लिख लो, सब में 0.0, 0.0 और 0.0। इसका लिख लो 16, इसका लिख लो 17, इसका लिख लो 22, इसका लिख लो 26 और इसका लिख लो 97। ठीक है जी। 97 लिख लो, और यहाँ लिख लो सब में माइक्रो ओम, माइक्रो ओम, माइक्रो ओम, और यहाँ पर भी माइक्रो ओम, और यहाँ पर भी माइक्रो ओम। यहाँ लिख लो सब में मीटर, 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 मीटर,
मीटर। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं चांदी को लगाऊंगा तो इतना रेजिस्टेंस आएगा 0.016 माइक्रो ओम, है ना। इस हिसाब से ये जो रीडिंग मैंने आपको लिख के दी है ये इनका विशिष्ट प्रतिरोध आएगा। लोहा को लगाऊंगा तो इतना आएगा, एल्युमिनियम का इतना, सोने का इतना और तांबा का इतना और चांदी का इतना रेजिस्टेंस आएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस जो हमको प्राप्त होगा ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता यहाँ सबसे कम किसकी दिख रही है हमको? चांदी की दिख रही है। चांदी की विशिष्ट प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। उससे कम चालक तांबा, उससे कम सोना, उससे कम एल्युमिनियम और उससे कम लोहा। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं उन एग्जाम्पलों को मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो यहाँ सबसे अच्छा चांदी चालक है दोस्तों। कई किताबों में सोना माना जाता है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके विशिष्ट प्रतिरोध की रीडिंग तक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको शायद किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या है कि मेरा मनोबल लगातार बढ़ता रहे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो एक घन मीटर धातु के टुकड़े का प्रतिरोध, एक घन मीटर किसी भी इसकी भुजा को अगर नापेंगे तो 1 मीटर की आ रही है, तो इसको हम 1 घन मीटर के नाम से जानेंगे। 1 घन मीटर हो गया ये। 1 घन मीटर धातु के टुकड़े का प्रतिरोध ही किसी पदार्थ का या दिए गए पदार्थ का प्रतिरोधकता कहलाता है। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, चाहे आपने जो भी मटेरियल लगाया, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही इसकी प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाएगा। अब हम विशिष्ट चालकता को जान लेते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे मान को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, इसको सिग्मा बोलते हैं, का प्रतीक चिन्ह हो गया ये। और इकाई मोह प्रति मीटर होती है। देखो यही हो गया, ये रो हो गया, सिग्मा बराबर 1/रो, 1/ इसकी यूनिट हो गई। अभी मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा। ठीक है जी। जब ये ऊपर जाएगा तो ओम का हो जाएगा उल्टा, और ये जो गुणा का जो चिन्ह है वो, ये गुणा का चिन्ह है वो जाके ऊपर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि किस हिसाब से हम इसकी यूनिट याद रख सकते हैं। एक बार ये एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस की इकाई क्या है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2016 में। तो आप इसको याद रखेंगे कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, विशिष्ट चालकता होता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे मान को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह सिग्मा है और इसकी इकाई मोह प्रति मीटर होती है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप ये तीनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना तथा कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि पहले तार का प्रतिरोध कितना है? R ओम है। तो देखो दोस्तों बहुत ही मुश्किल सवाल ये नहीं होते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल हैं। R बराबर रो L/A। देखो तार की लंबाई को दोगुना किया गया है, तार का पदार्थ नहीं बदला गया है। जब तार का पदार्थ नहीं बदला गया है तो ये इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तो फिक्स रहेगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम? अब इसको क्या लिख देंगे? विशिष्ट प्रतिरोध को छोड़ करके R बराबर L/A। तो लंबाई को क्या किया गया दोस्तों? लंबाई को दोगुना, तो L को कर दिया हमने दोगुना, और कटाक्ष क्षेत्रफल को क्या कर दिया?
आधा, तो इसको लिख दिया हमने आधा। तो ये हमारा जब सॉल्यूशन जब इसका आएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 4। 4 गुना पहले कितना था r, तो r का 4 गुना कितना हो जाता है दोस्तों 4r। तो यही इसका आंसर होगा। पहले से इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें रिवर्स करके इस सवाल को, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। इतना कोई बहुत बड़ा यह सवाल नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार के सवाल अगर परीक्षा में अगर आपको आते हैं तो वो फ्री के नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि तार का पहले प्रतिरोध R था। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पहले समझना पड़ेगा। एक जो तार है, इस तार को जब आप खींचेंगे, ये L लंबाई का तार है, L लंबाई का तार है, और इसकी जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो हो गया आपका, ये हो गया A1 और ये हो गया आपका L1। जब इस तार को आप खींचेंगे, जब आपने खींचा, और खींचना कितना है, तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया, लंबाई को दोगुना कर दिया गया, यानी कि पहले अगर इसकी लंबाई L1 थी तो अब कितनी हो गई भैया, अब जो लंबाई है वो हो गई अब पहले से दोगुनी हो गई। पहले L1 थी तो 2L1 हो गई, L1 का दोगुना हो गया। तो देखो जब हम किसी भी मटेरियल को खींचते हैं तो उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो इसका जो वॉल्यूम नहीं बदलता है, तो वॉल्यूम जब नहीं बदलेगा तो इसका जो एरिया है वो पहले A1 था तो अब वो हो जाएगा A1/2 हो जाएगा। कटाक्ष क्षेत्रफल आधा हो जाएगा और लंबाई इसकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि तार को खींचने पर उसका आयतन नहीं बदलता है। तो मैं इसको आपको गणितीय रूप में अगर समझाऊं तो वो ऐसे समझ सकते हैं आप, यह हमारा बेलन की आकृति है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² L या H, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ये बराबर किसके होगा हमारा, πr² L2 के बराबर होगा। अब देखो ये L2 लंबाई 2 है, वो लंबाई 2 कितनी हो गई है, पहली लंबाई की दोगुनी हो गई है। और A2 कितना हो गया है, A1/2 हो गया है। तो मैं ये जो देखो, ये जो हमारे पास में एक गोल वायर है, इस गोल वायर का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है सबने आपने पढ़ा है, πr² होता है। अब इस πr² इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A2, और इसकी जगह लिख दिया मैंने L2, और इधर हो जाएगा A1 और इधर हो जाएगा हमारा L1। A2 क्या है अब हमारे पास में, क्षेत्रफल हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल आधा हो गया, तो A1/2 गुना L2 क्या है हमारे पास में, L2 बराबर 2L1, तो 2L1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा A1 गुना L1, और इधर बच गया हमारा A1 गुना L1, यानी कि आयतन में कोई अंतर नहीं आया। जब आयतन में अंतर नहीं आएगा दोस्तों, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जितनी गुनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही गुना इसका कटाक्ष क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तभी आयतन फिक्स रह सकता है। अब आपका सवाल है वो सॉल्व हो चुका है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए R बराबर ρL/A, रो तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि तार को हमने खींचा है, तो तार का हमने मटेरियल नहीं बदला है, तार को हमने खींचा है, तो रो से हमको कोई मतलब नहीं है, लंबाई से और हमको इसके कटाक्ष क्षेत्रफल से मतलब है। तो L कितना हो गया दोस्तों, 2 गुना 2 हो गया बटे, अब क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, क्षेत्रफल इसका आधा हो गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो 1/2, इसको जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। पहले रेजिस्टेंस कितना था, R ओम था, तो अब हो गया इसका 4 गुना, तो 4 गुणा R करूँगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4R, इसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर ये कहता है हमको कि भाई इसको खींच करके 3 गुना लंबा कर देंगे, तो यहाँ 3 लिख देते और यहाँ पर हम 1/3 लिखते, तो 3 9R आ जाता है यहाँ पर। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर तार को ये कहता कि भाई इसको खींच के 3 गुना लंबा कर दिया गया, तो R बराबर क्या हो जाता, लंबाई 3 हो जाती, डिवाइडेड बाई इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो
3 हो जाता। ये ऊपर जाके गुणा होता तो 9। पहले अगर रेजिस्टेंस R था तो अब हो जाता 9R। इस प्रकार इन सवालों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, परीक्षा में जो तीसरे प्रकार के जो सवाल पूछता है वो पूछता है त्रिज्या के, मोटाई के या फिर व्यास के। अब देखो, अभी कोई वायर है, ये वायर हमारा कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है जी। ये रेडियस, जो रेडियस है, त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या के बारे में बात हो गई। अब देखो, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और ये इसकी मोटाई है। जो मोटाई है वही इसका व्यास है। अब मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा में कैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कराने की कोशिश करता है। कोई ये वायर है, इस वायर की मोटाई को दोगुना कर दिया गया, मोटाई को दोगुना कर दिया यानी कि इसका व्यास दोगुना हो गया। मोटाई है वही इसका व्यास है। ठीक है, यहाँ पर 1 mm की त्रिज्या थी, यहाँ पर त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 2 mm की हो जाएगी। जब इसका व्यास दुगना हुआ है तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी। मोटाई दुगनी हुई है तो त्रिज्या दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब है ये तीनों एक ही चीज़ हैं। चाहे वो त्रिज्या को आधा करे तो मोटाई आधी हो जाएगी, त्रिज्या को दुगना करे मोटाई दुगनी हो जाएगी, या व्यास भी दुगना हो जाएगा। ये एक ही चीज़ है। तो देखो, अगर यहाँ पर 1 mm है तो ये 2 mm हो गई, और ये जो मोटाई है वो आपकी 4 mm हो जाएगी दोस्तों। और ये यहाँ पर अगर ये मोटाई कुल मिला के 2 mm है। मोटाई दुगनी होने पर त्रिज्या भी दुगनी होती है, मोटाई दुगना होने पर व्यास भी दुगना हो जाता है। इस चीज़ को आपने अगर पहचान लिया तो आपको अब किसी भी प्रकार के सवाल को करने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, मोटाई को अगर दुगना करता है, अगर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला है, अगर उसने क्या कर दिया, इस त्रिज्या को दोगुना कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रेडियस हो गई 2 नंबर और यहाँ पर रेडियस नंबर 1। अगर रेडियस को वो दोगुना करता है, देखो पाई, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू 22/7 होगी और यहाँ पर भी पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अब बात आती है हमारी रेडियस की। अगर यहाँ पर रेडियस 1 mm है और यहाँ पर रेडियस हो गई, आप यहाँ पर रेडियस आपकी 2 mm है और यहाँ पर आपकी रेडियस हो गई 4 mm, है ना, 4 mm। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर और यहाँ पर भी रेडियस का स्क्वायर हमने कर दिया, तो यहाँ पर आई 4 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 16। 4 गुणा 4 करूँगा तो 16। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 4 गुना। देखो, त्रिज्या को हमने 2 गुना किया है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ए बराबर, यानी कि क्षेत्रफल हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ये, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। अगर हम त्रिज्या को आधा करते हैं, पहले त्रिज्या थी आपकी 2 थी, ठीक है, अब हमने त्रिज्या को आधा कर दिया, तो त्रिज्या को आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 2 mm थी तो अब 1 mm हो गई, तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 का गुणा 1 में करूँगा तो यानी कि 1/4 हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मटेरियल के बने तार की मोटाई को अगर परिवर्तित करता है तो उसका क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। उसका वर्ग करना पड़ेगा आपको। अगर मोटाई को अगर वो 2 गुना कर रहा है तो उसका क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, और मोटाई को अगर आधा कर रहा है तो उसका क्षेत्रफल 1/4 होगा। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये जो मटेरियल है, हम अब इस मटेरियल के जो क्वेश्चंस जो पूछेगा, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस कराता हूँ आपके लिए। किसी तार की मोटाई को 2 गुना तथा लंबाई को 2 गुना किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, ये बात है।
तो किसी तार की मोटाई है, मोटाई को दोगुना कर रहा है तो जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। मोटाई दोगुनी हुई है तो क्षेत्रफल, अब मान लीजिए पहले मोटाई 2 थी, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो अब मोटाई हो गई उसकी 4, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आया, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आया, तो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया दोस्तों। ठीक है जी। अब आपका 4 गुना इसका क्या आ गया? 4 गुना आ गया आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में बदलेगा, वर्ग के रूप में बदलता है। इसको याद रखेंगे। यदि आधा करेगा, है ना, ये रेडियस को, थिकनेस को या डायामीटर को आधा करेगा तो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो जाएगा। और यदि 2 गुना करेगा तो जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ये है वो 4 गुना हो जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, परीक्षा में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये चीज़ आपके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, एक रखना है आरटीडी का स्क्वायर कर देना है आपको। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये है त्रिज्या, रेडियस, ये थिकनेस यानी कि ये हो गई दोस्तों मोटाई, और ये हो गया आपका व्यास यानी कि डायामीटर। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर इनमें कोई परिवर्तन करता है तो आपको स्क्वायर करना है। तो L बटे ए है। अब देखो ए है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या, मोटाई और व्यास की बात कर रहा है। इस ए को लिखे रहने दो क्योंकि पाई आर स्क्वायर उसमें इंक्लूड है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई को क्या किया दोस्तों? 2 गुना किया है। तो यहाँ पर हो गया 2 डिवाइडेड बाई ए क्या हो गया हमारे पास में? ए का भी हमको पता नहीं है, मोटाई के बारे में दे रहा है, मोटाई 2 गुना हो गया। तो मोटाई को हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया है मोटाई का क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। मोटाई का, डायामीटर का, त्रिज्या, इनके बारे में अगर कुछ पूछता है, जो अगर आधा बोला है तो आधा रख के स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना बोला है तो 2 गुना, 4 गुना बोला तो 4 गुना स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे तो हम 1/2 रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों उसका 1/2 आर, यानी कि पहले से उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो मेरे द्वारा जो बताया गया है दोस्तों वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।